नमस्ते दोस्तों। स्किन में ड्राइनेस, सूखापन रहना, स्किन का लाल पड़ जाना, सूजन रहना, स्किन पे क्रैक्स हो जाना जो कि पेनफुल हो सकते हैं, छोटे छोटे खुजली भरे इरप्शन रहना जिनमें से फ्लूइड निकल सकता है, लगातार स्किन पे इचिंग इरिटेशन बने रहना और स्किन का मोटा लेदरी टेक्सचर हो जाना, ये सब कॉमन प्रेजेंटेशन हो सकते हैं एक्जिमा के। इसके लिए आप मेडिसिन लेते हैं, प्रॉब्लम में आपको रिलीफ आता है, लेकिन वापस ये डिजीज रिकर हो जाती है। तो इसके परमानेंट रिलीफ के लिए आपकी हेल्प कर सकती है होम्योपैथी। इसी के बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो मैं डॉक्टर शरद उनियाल स्वागत करता हूं आपका होम्योपैथी चैनल पर। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे एक्जिमा क्या होता है उसके बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे कितने टाइप्स का हो सकता है एक्जिमा, क्या क्या प्रकार होते हैं इसके। फिर हम बात करेंगे क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं इसके, स्पेसिफिक एक्जिमा के टाइप्स के क्या अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, उनसे भी थोड़ा रूबरू होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे क्या प्रिवेंटिव मेजर, क्या बचाव किए जा सकते हैं कुछ खास एक्जिमा के टाइप में, ताकि उनकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, कंट्रोल में रहे। और अंत में हम बात करेंगे कुछ असरदार होम्योपैथिक मेडिसिन एक्जिमा के। तो अगर बात की जाए एक्जिमा होता क्या है, तो एक्जिमा में स्किन में रेडनेस होना, इचिंग रहना, इरिटेशन बने रहना, उसके साथ अदर सिम्टम्स जैसे कि क्रैक्स या स्किन में लेदरी टेक्सचर आ जाना, इन सब सिम्टम्स को मिला के एक्जिमा, डर्मेटाइटिस या फिर स्किन एलर्जी कह सकते हैं। ये तीनों टर्म वैसे तो इंटरचेंजेबली यूज होती हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा पर्टिकुलरली देखा जाए तो एक्जिमा टर्म यूज होता है एटोपिक डर्मेटाइटिस या फिर एटोपिक एक्जिमा के लिए। ये जेनेटिकली प्रीडिस्पोज कंडीशन है, इसको आगे देखेंगे हम। सेकेंड है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस जनरली यूज होता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के लिए, मतलब जब स्किन पे कोई पर्टिकुलर एलर्जन कॉन्टैक्ट में आता है तब स्किन में रिएक्शन शुरू होती है, उसके लिए डर्मेटाइटिस यूज में आता है। और थर्ड है स्किन एलर्जी। ये ब्रॉड ग्रुप है, इसमें स्किन की कोई सी भी एलर्जी को ब्रॉडली इंक्लूड कर सकते हैं। बात करते हैं एक्जिमा के कॉजेस की। तो कॉज रहता है कि इम्यून सिस्टम हमारा स्किन का वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, हाइपर रिएक्टिव हो जाता है। मतलब जिस एलर्जन के लिए स्किन को कोई रिएक्शन नहीं देनी थी या बहुत माइल्ड, बहुत कम रिएक्शन देनी थी, उसके लिए भी बहुत एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स आता है। और सेकंड फैक्टर होता है स्किन का बैरियर फंक्शन प्रॉपर वर्क नहीं करता है। मतलब स्किन पे जो ऊपर अडहेरेंट रहते हैं सेल्स, आपस में एक दूसरे से चिपके रहते हैं, उसकी जगह उनके बीच में थोड़ा बहुत गैप होता है, जिसकी वजह से इवेपोरेट कर जाता है पानी, तो स्किन में ड्राइनेस रहती है और एलर्जेंस के एंट्री की भी चांसेस बढ़ जाते हैं। बात करते हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स की, ऐसे फैक्टर्स जो कि चांसेस बढ़ा देते हैं किसी इंडिविजुअल में एक्जिमा होने के। तो फर्स्ट है जेनेटिक। तो जेनेटिक में आता है कि अगर प्रीवियस जनरेशन में, जैसे कि मदर फादर को अगर किसी इंडिविजुअल के एक्जिमा रहा है, या फिर उनसे भी प्रीवियस जनरेशन में जैसे कि ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर को अगर रहा है एक्जिमा, तो उस इंडिविजुअल को एक्जिमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसमें इंक्लूड होते हैं सीजनल चेंजेस। सीजन चेंज होने पे किसी को एक्जिमा आकर कर जाता है या फिर एग्रावेट हो जाती है उसकी प्रॉब्लम। सेकंड है टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर के चेंज होने से, जैसे गर्म जगह से ठंडी जगह पर जाना, एकदम से फ्लक्चुएट होना टेम्परेचर, उससे उनकी एक्जिमाइटिस रिएक्शन बढ़ जाती है। और थर्ड हो सकता है प्लेस अगर चेंज हो तो, जैसे कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पर जाने की वजह से एक्जिमाइटिस रिएक्शन, खुजली, क्रैक्स वगैरह ये सब बढ़ जाते हैं, तो उसको एनवायरमेंटल चेंजेस में इंक्लूड किया जाता है। थर्ड है ऑक्यूपेशनल कॉजेस। मतलब जो काम किया जा रहा है उसमें जिन चीजों से कांटेक्ट आ रहा है उसकी वजह से एक्जिमा हो जाए। फॉर एग्जांपल सीमेंट वर्कर्स में सीमेंट के कांटेक्ट की वजह से एक्जिमा हो जाता है। हेयर ड्रेसर्स में डाई के कांटेक्ट की वजह से एक्जिमा हो जाता है। हेल्थ वर्कर्स में ग्लव्स की वजह से बैक ऑफ द हैंड, रिस्ट तक, मतलब हाथ के पिछली तरफ कलाई तक, जहां तक ग्लव की रीच रहती है वहां तक एक्जिमा हो जाता है। तो ये सब ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स की वजह। कुछ माइनर फैक्टर्स जो कि एक्ट कर सकते हैं एक्जिमा के ट्रिगर के लिए, उनमें से हो सकते हैं मदर की बहुत ज्यादा एज एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो उन बच्चों को एक्जिमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म, जिन पेशेंट्स को हाइपोथायरॉयडिज्म रहता है उनमें भी एक्जिमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई एलर्जिक कंडीशन रही हो यंगर एज में, जैसे कि बार बार खांसी जुकाम होना, डस्ट एलर्जी वगैरह, वो भी ज्यादा प्रोन रहते हैं एक्जिमा के लिए। और अर्बन लाइफस्टाइल, मतलब
शहरी रहन सहन, इसकी वजह से क्या होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहता है इनिशियल ईयर्स में, जिसकी वजह से वो कॉमन एलर्जन से जो कि एनवायरनमेंट में रहते हैं उनसे एक्सपोज नहीं हो पाता। तो जब लेटर एज में वो इन चीज़ों से एक्सपोजर लेते हैं तो इम्यून सिस्टम आउट ऑफ प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा रिएक्शन दे देते हैं, जो कि एक्जिमा का कॉज हो सकता है। अब बात करते हैं एक्जिमा के टाइप्स की। तो एक्जिमा को ब्रॉडली 2 टाइप्स में बांटा जा सकता है, जो कि है एक्सोजीनस एक्जिमा और एंडोजीनस एक्जिमा। क्या डिफरेंस होता है इन दोनों टाइप्स में? तो एक्सोजीनस एक्जिमा में जो कॉज है एक्जिमा का वो स्किन के ऊपर प्रेजेंट होता है, स्किन से टच करता है। अगर वो फैक्टर हट जाता है तो रिएक्शन कंट्रोल में आ जाती है। वहीं एंडोजीनस एक्जिमा में इंटरनली बॉडी की जो इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी है उसकी वजह से एक्जिमा प्रोड्यूस हो रहा है। ये एलर्जन पे 100% डिपेंडेंट नहीं है। एलर्जन की प्रेजेंस में प्रॉब्लम बढ़ सकती है, पर उनके ना होने पे भी दिक्कत बनी रहती है। पहले बात करते हैं हम एक्सोजीनस एक्जिमा की। तो इसमें जब भी कोई एलर्जन बॉडी के कांटेक्ट में आता है तभी एक्जिमेटस रिएक्शन, मतलब खुजली, जलन, लालपन, ये सब उसी के बाद शुरू होता है। इसीलिए इसको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के भी 2 टाइप होते हैं, इरिटेशनल कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एंड एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। तो क्या अंतर होता है इरिटेशनल कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एंड एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में? तो इरिटेशनल कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में जहां पर भी फैक्टर प्रेजेंट है, जैसे कि ब्रेसलेट है, तो कलाई के रीजन पे या उसके आसपास के रीजन में दिक्कत हो सकती है, और ब्रेसलेट के हट जाने पर प्रॉब्लम कंट्रोल में आ जाएगी। वहीं एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में रिएक्शन स्टार्ट तो हो सकती है किसी चीज से, जैसे किसी ज्वेलरी के पीस से या फिर मान लेते हैं ब्रेसलेट से ही, तो उस रीजन में तो प्रॉब्लम हो ही सकती है। उसके अलावा पूरी बॉडी में कहीं पे भी स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, इचिंग, इरिटेशन वगैरह स्टार्ट हो सकती है, और फैक्टर के हट जाने पर भी जरूरी नहीं है कि रिएक्शन रुक जाए। ये होता है एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। अब बात करते हैं एंडोजीनस एक्जिमास की। इसमें एक्जिमा का कॉज इंटरनली प्रेजेंट है, एक्सटर्नल फैक्टर पे 100% डिपेंड नहीं है। इसके टाइप्स होते हैं एटोपिक एक्जिमा या एटोपिक डर्मेटाइटिस, डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा और पोम्फिलिक्स, न्यूमुलर एक्जिमा, एस्टियोटिक एक्जिमा एंड स्टेसिस एक्जिमा। इन सब के बारे में हम ब्रीफली बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस या एटोपिक एक्जिमा की। जब भी एक्जिमा टर्म यूज होता है तो जनरली एटोपिक डर्मेटाइटिस के लिए ही यूज होता है। क्या होता है इसमें? तो ये जनरली 1 से 2 साल, मतलब यंगर एज में ही हो जाता है पेशेंट को। इसके कॉज जेनेटिक होते हैं। ये एक ट्राइड का पार्ट है जिसमें कि एस्थमा एंड एलर्जिक राइनाइटिस भी प्रेजेंट होते हैं, उसको कभी और देखेंगे। सिम्टम्स क्या होते हैं इनिशियली चेहरे पर लाली आती है, रैशेस रहते हैं, बच्चे के छोटे छोटे दाने रहते हैं जिनमें इचिंग होती है। बाद में ये प्रोग्रेस करती है डिजीजेस नीज के फ्लैक्शन पे, मतलब घुटने के पीछे वाली स्किन पे, एल्बो के आगे जो स्किन रहती है वहां पर रैशेस होने लगते हैं। शुरुआत में छोटे छोटे दाने रहते हैं जिनमें इचिंग रहती है, बाद में ये दाने एक साथ मिलकर बड़ा एरिया कवर कर सकते हैं। स्किन पे क्रैक्स हो सकता है, ड्राइनेस रहती है एक से स्किन पे। अगर ये प्रॉब्लम सस्टेन करती है, बढ़ती जाती है, तो फिर ये जनरलाइज्ड पूरी बॉडी में भी फैल सकता है। बात करते हैं पोम्फिलिक्स या डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा के बारे में। इसमें छोटे छोटे दाने हो जाते हैं जिनमें फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। ये जनरली हाथों पैरों की उंगलियों पे होते हैं। इसमें बहुत इचिंग रहती है पेशेंट को, और ऐसा कुछ मेंटल कनेक्शन या साइकोलॉजी बन जाती है पेशेंट की कि अगर खुजाकर इन दानों को फोड़ देंगे तो इचिंग में राहत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा लंबे समय तक सस्टेन करे तो दानों की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, बहुत सारे डिजिट कवर कर सकती है, साइज बढ़ सकता है उनका, और बहुत सीवियर कंडीशन में अल्सर्स भी हो सकते हैं, छाले हो सकते हैं उंगलियों पर। बात करते हैं एस्टियोटिक एक्जिमा की। तो ओल्ड एज में स्किन में ड्राइनेस जो बनी रहती है, हल्की फुल्की कट जाती है स्किन, थोड़ी इचिंग बनी रहती है, रेडनेस रहती है स्किन में। तो ओल्ड एज में जब ये सब स्किन प्रॉब्लम्स रहती है तो उनको एस्टियोटिक एक्जिमा के अंडर क्लासिफाई किया जाता है। नेक्स्ट है न्यूमुलर एक्जिमा। तो जब एक्जिमा के इरप्शन सर्कुलर पैटर्न्स में दिखाई देते हैं तब उसे न्यूमुलर एक्जिमा कहते हैं। लास्टली हम बात करते हैं स्टेसिस एक्जिमा की। इसमें ब्लड पूल आउट होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है लोअर एक्सट्रीमिटी यानी लेग्स में। यहाँ पर जो वेन्स होती हैं, जो नसें ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आती हैं, उनमें
उनके वैल्वुलर फंक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है, जिस वजह से खून ऊपर नहीं आ पाता, वहीं जमा हो जाता है। जमा होने की वजह से वहां पर जो आरबीसीज रहते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं रहती है, वो जब ब्रेक डाउन होती हैं, टूटती हैं, तब उनमें से जो केमिकल निकलता है वो होता है हीमोसिड्रिन। ये एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है वहां पर, जो कि स्किन में इरिटेशन और इचिंग कॉज करते हैं। बात करते हैं कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स, कुछ बचाव की, जो कि एक्जिमा के एक्सटेंट को, डिजीज को बहुत ज्यादा बढ़ने से बचाए आपको। पहले बात करते हैं एक्सोजीनस एक्जिमा की। तो अगर कोई एलर्जन है या कोई इरिटेंट है जो आपको पता है कि एक्जिमेटस रिएक्शन यानी कि आपकी बॉडी में कोई इरिटेशन, इचिंग कॉज करता है, तो उसको अवॉइड कीजिए। वो हो सकता है जैसे कि कुछ खाना, किसी मैटर का टच, या फिर कई केसेस में पैट्स, जो कि पालतू जानवर रहते हैं, उनमें से जो गंदगी निकलती है, जो उनके बाल रहते हैं, उनसे एक्जिमा कॉज हो जाता है। तो इन चीजों को जितना अवॉइड कर सके उतना बढ़िया। एंडोजीनस एक्जिमा में बहुत ज्यादा चांसेस होते नहीं है बचाव के, क्योंकि इम्यून सिस्टम फॉल्ट में है। डाइट में क्या चेंज कर सकते हैं? तो हेल्दी फैटी एसिड्स लीजिए, जैसे कि ओमेगा 3 एटसेट्रा। इन चीजों के खाने से क्या होगा, जब बॉडी इंटरनली ज्यादा मॉइस्चर प्रोड्यूस करेगी तो बॉडी के अपर सरफेस मतलब स्किन पे भी मॉइस्चर आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अगला पॉइंट है कि बॉडी को मॉइस्चराइज रखिए, मॉइस्चराइजर अप्लाई कीजिए, ऑयल अप्लाई कीजिए, ताकि स्किन ड्राई ना रहे। स्किन ड्राई नहीं रहेगी, इचिंग कम होगी, इरिटेशन कम होगी। और लास्ट पॉइंट है, जब स्क्रैच करते हैं तो बहुत जोर से ना खरोंचें, बहुत जोर से ना खुजाएं उस जगह को, वरना ओवर द टाइम स्किन वहां से बहुत मोटी हो जाएगी, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी। टिप ये हो सकती है कि बहुत ज्यादा ही खुजली हो तो जहां खुजली हो रही है उसके जस्ट पास में पिंच कर दें, चूंटी भर दें। उसकी वजह से ध्यान डाइवर्ट होगा और इचिंग में आराम मिल सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसे लाइक कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल का आइकन दबाइए, और आपको लगता है ये वीडियो किसी और के भी काम आ सकती है तो इसे शेयर कीजिए। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। अब बात करते हैं वीडियो के मोस्ट अवेटेड पार्ट, होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में एक्जिमा के लिए। इससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मेडिसिन किसी डॉक्टर का रिप्लेसमेंट नहीं है। आपको जरूर फायदा मिल सकता है अपनी प्रॉब्लम में, लेकिन डॉक्टर का कंसल्टेशन जरूर लें। बात करते हैं सबसे पहली मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम कब प्रिस्क्राइब की जा सकती है पेशेंट को? तो सिम्टम्स होंगे उसके कि पेशेंट को बहुत इचिंग रहती है, उसके साथ साथ बर्निंग यानी जलन बनी रहती है, उस पोर्शन में स्वेलिंग रहती है, सूजन रहती है, पपड़ियां यानी स्केल्स झड़ सकती है उस जगह से। इसके साथ साथ प्रॉब्लम बढ़ जाती है जब भी कोई कोल्ड एक्सपोजर हो, ठंडक अगर लगे स्किन पे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ स्क्रैच करने से, खुजाने से इचिंग बढ़ती जाती है, रिलीफ नहीं मिलता, उल्टा इचिंग और बढ़ जाती है। आराम मिलता है प्रॉब्लम में, स्किन में, जब पेशेंट उसको कवर करके रखता है और गर्माहट रहती है स्किन पे। एक और जो एग्रावेटिंग फैक्टर है, तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है दोपहर के समय और देर रात। अगली मेडिसिन है दोस्तों स्टैफिस एग्रिया। स्टैफिस एग्रिया के प्रेजेंटिंग सिम्टम्स होते हैं कि स्किन पे छोटे छोटे दाने होते हैं जिनमें इचिंग बनी रहती है, स्किन पे क्रस्ट यानी पपड़ियां जमा रहती है, और जब भी पपड़ी निकलती है तो उसके अंदर से येलो कलर्ड फ्लूइड मतलब पीले रंग का फ्लूइड निकलता है, जो कि स्किन पर जलन करता है। और ये फ्लूइड जहां जहां टच होता है वहां पर और नए दाने डेवलप हो जाते हैं। अगला सिम्टम है कि स्किन पर जब इचिंग होती है, तो जब पेशेंट स्क्रैच करता है, खुजा लेता है, तो वहां तो आराम पड़ जाता है, लेकिन फिर बॉडी के किसी और ऑर्गन पे इचिंग होने लगती है। इचिंग डिफरेंट प्लेसेस पर चलती रहती है। अगली मेडिसिन है दोस्तों क्रियोसोटम। ये एक बहुत ही प्रोफिशिएंट मेडिसिन है हैंड या पामार एक्जिमा के लिए। जब हथेली में दिक्कत रहती है, जैसे कि इचिंग, क्रैक्स, पेन, इरिटेशन हथेली में रहता है, तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है शाम के समय एंड खुली हवा के कांटेक्ट में आने से, और प्रॉब्लम्स में राहत मिलती है बॉडी मोशन से, चलते फिरते रहने से और गर्माहट से। लास्ट मेडिसिन है दोस्तों सल्फर। सल्फर में स्किन अफेक्टेड पार्ट में बहुत ड्राई रहती है, वहां पर इचिंग रहती है, उसके साथ साथ बहुत जलन रहती है, उस पोर्शन में पपड़ियां, स्केल्स भी निकल सकती है। इचिंग बढ़ जाती है पानी के कांटेक्ट में आने से। स्किन फोल्ड्स में इचिंग के साथ साथ कट्स भी होते हैं, और डैम्प वेदर में प्रॉब्लम्स बहुत
मतलब उमस भरे मौसम में प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाती हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।